आज हम लोग स्टडी करेंगे मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टेट, सुपर टेट, सी टेट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी और जितने भी इंट्रेंस होते हैं, चाहे वो बीएड का हो, बीएचयू का हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें छोटे छोटे टॉपिक हैं जो क्लास 6 से में देर सब में पढ़े हुए हैं। कुछ इसमें ट्रिक भी बता दी जाएंगी आप लोगों को। आशीष, तुम ज़रा ध्यान दो इधर कहाँ से। एलसीएम एंड एचसीएफ। सबसे पहले लासा और मासा के बारे में बात कर लेते हैं। नाम तो बहुत पहले से लासा मासा सब लोग पढ़ते हुए आए हैं। तो इसमें एलसीएम मतलब लासा, लघुत्तम समापवर्त, इसकी पहले परिभाषा लिख लीजिए। वैसे बुक में डेफिनेशन तो लिखी होती है, लेकिन जब भी इसको बोले दे रहे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित किया जा सके, लासा कहलाती। एग्जाम्पल तरीके से हम समझ सकते हैं, जैसे कोई दो संख्याएं ले ली जाए। जैसे हम कह रहे हैं 3 ले लो, जैसे 5, 10, 15। अब लासा निकालना सबको पता है, जैसे 5 है तो 5 × 1 लिखा है, 10 लिखा है, फैक्टर कर लेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड, 15 लिखा है, तो 3 × 5। अब इसमें ये देख लेंगे जो कॉमन है, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं तीनों में कॉमन कौन सा है। तो 5, 5, 5 तीनों में कॉमन है, एक बार इसको लिख दिया। अब इसके बाद ये देख लेंगे जो कॉमन लिखा हुआ है, इसके बाद देख लेंगे हम कि जो बचे हुए हैं कौन कौन, को ऐसे ही उतार देंगे। 1 से तो कोई दिक्कत है नहीं। अब बचा कौन सा, 2 बचा और 3 बचा। जो बचा हुआ है उसको भी उतार देंगे, तो 2 और 3 को लिख दिया। 10, 30, इसका एलसीएम कितना आ गया, 30। अब 30 में 5 से भी डिवाइड चला जाएगा, 10 से भी चला जाएगा और 15 से भी चला जाएगा। इसका मतलब 5, 10 और 15, इसका एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया। अब मासा की डेफिनेशन लिख लीजिए, महत्तम समापवर्त। इसमें ये होता है, नाम है ये महत्तम। महत्तम मतलब बड़ा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है, मासा कहलाती। अब जैसे मासा निकालना हो 5, 10 और 15 का एचसीएफ, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एचसीएफ ऐसे निकाला जाएगा, तीनों में कॉमन कौन सा दिख रहा है, 5 दिख रहा है। जो कॉमन दिख रहा है बस उसी को लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है। एलसीएम में जो कॉमन है वो भी लिखना है, जो बचे हुए थे वो भी लिख देने थे। एचसीएफ में केवल वो लिखना है जो कॉमन है। अब 5, अब इसमें 5 में डिवाइड नहीं करना है। अब 5 से डिवाइड करेंगे, 5, 10, 15 को पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। 5 से 5 में डिवाइड हो रहा है, 5 से 10 में भी हो रहा है, 5 से 15 में भी डिवाइड जा रहा है। इसका मतलब इन तीनों का मासा कितना आ गया, 5। इतना एलसीएम और एचसीएफ में है। एलसीएम का नाम ही है लघुत्तम समापवर्त, मतलब छोटी छोटी संख्या। एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्त, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या। एचसीएफ का डिवाइड तीनों संख्याओं में जाना चाहिए, और एलसीएम वो होता है जो इन तीनों संख्याओं से जिसमें डिवाइड चला जाए, और एचसीएफ वो होता है जिसका भाग उन तीनों संख्याओं में चला जाए। संख्याएं ज़्यादा भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं है 3 ही हो, 4, 5, 6, 2, जितनी लेनी हो कुछ भी कर उसमें, बस इसका बेसिक समझ लिया है। एचसीएफ में केवल कॉमन लिखना है, और एलसीएम में जो कॉमन है वो भी लिख देना, जो बचा हुआ है वो भी लिख देना है। फिर अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं, इसी तरीके से ये निकल आएगा। तो ये एचसीएफ और एलसीएम वाला काम खत्म हो गया। और भाग विधि से एचसीएफ एलसीएम निकालना सबको आता ही है। वर्गमूल और अंडर रूट ये सब पहले पढ़ा हुआ है। इसमें कुछ टॉपिक ये आ जाता है, जैसे भिन्न फॉर्म, भिन्नों के रूप में लिखा हो। भिन्नों का लासा मासा कैसे निकालते हैं। भिन्नों का लासा निकालना होगा, भिन्नों का लासा। भिन्नों का लासा अगर आपको निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का लासा ले लेंगे। अंश में जो लिखा हो तो हमें अंशों का लासा ले लेना है, और जो हर में लिखा हो तो हरों का मासा ले लेना है। इससे निकल आएगा। और मासा अगर निकालना हो भिन्नों का एचसीएफ, तो ऊपर वाले जो है उनका मासा निकाल लेंगे, अंशों का एचसीएफ और हरों का एलसीएम, हरों का लासा मतलब एलसीएम। भिन्न पता ही है, अंश और हर दोनों लिखे होते हैं इसमें। अब इसमें यहाँ तो ये काम इसका हो गया है, अब इससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी कोई क्वेश्चन इसमें दिया हो तो इसको लगा के देख लेंगे, बेसिक उसका बता दिया है। अब इसके बाद
एक इसका कोई ट्रिक हो तो देख लिया जाए। अब इसका ट्रिक बाद में बता दिया जाएगा, पहले इतना नोट कर लें यहाँ पे कि लासा और मासा वाला काम हो गया है यहाँ पे। अब इसका दूसरा वाली आ जाओ टॉपिक। दूसरे वाले में हम लोग बात करेंगे इसके प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत के बारे में बात करें या कोई और दूसरा टॉपिक हो, घनमूल वर्गमूल, कुछ इसकी घातांक की कुछ ट्रिक बताए देते हैं। इस टाइप से कुछ ट्रिक हैं। जो घातांक में कभी कभार ज़्यादा यूज हो जाती हैं, जैसे अंडर रूट के अंदर लिखा हो एक्स, अब मल्टीप्लाई में फिर अंडर रूट के अंदर एक्स, फिर अंडर रूट के अंदर एक्स। अब ये कितनी बार लिखा है, डॉट 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 मान लिया हमने एन बार लिखा हुआ है। ये सॉल्व होके आएगा कितना, ये सॉल्व होके आएगा आपका एक्स की पावर ऊपर हो जाएगा 2n, ब्रैकेट में पूरा ऐसे बंद कर देंगे 2 की पावर n, और -1 अलग से लगाना है यहाँ, अपॉन में 2 की पावर n। ये पूरा सॉल्व होके इसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर n -1 अपॉन 2 की पावर n। आप जैसे इनफाइनाइट टाइम्स में लिखा हो अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स। अब ये तो लिखा हुआ है लेकिन ये इनफाइनाइट अनंत बार है, तो ये खाली किसके इक्वल आ जाएगा, खाली ये एक्स के इक्वल आ जाएगा, अंडर हटा देंगे इसमें। और तीसरा इसका पॉइंट ये है कि जैसे प्लस में लिखा हो, कभी कभी प्लस में भी वो दे देते हैं, अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है, फिर पूरा प्लस लगा के अंडर रूट एक्स, फिर प्लस लगा के उसके अंदर अंडर रूट एक्स, इस टाइप से चल रहा है। अब ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक है, ये अनंत तक ले लिया है। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको वाई मान लिया जाए, वाई मान के सॉल्व कर दिया जाएगा इसको। तो इसको यहाँ वाई मान लिया। अब ये सॉल्व कैसे करना है, तो डायरेक्ट आप लोग याद रखेंगे, यहाँ वाई किसके इक्वल होता है, वाई स्क्वायर माइनस का वाई माइनस का एक्स, वाई इक्वल वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस एक्स। यहाँ पे लगता है कोई मिस्टेक हो रहा है, इसको हम सॉल्व करके बता देते हैं। अभी इसको इस तरीके से ना लिखो, अभी हम देखो तरीका इसका बता दे रहे हैं। इसको ऐसे लिखेंगे अंडर रूट एक्स तो लिखा ही हुआ है प्लस, इसको अगर वाई माना है तो इसको यहाँ वाई लिख देंगे, इधर वाई लिखा हुआ है, दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे, अंडर हट जाएगा तो एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा इक्वल वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ठीक है, बस इससे सॉल्व हो जाएगा। ये आ देंगे, इसमें कुछ नहीं करना, अंडर रूट एक्स तो लिखा हुआ है, ये टर्म इतना था, इसको हमने वाई माना है तो प्लस में इतना वाई लिख देंगे। पहला टर्म ऐसे ही लिखा अंडर रूट एक्स प्लस आगे वाई लिख के इक्वल वाई कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया, अंडर हट जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल वाई स्क्वायर, और इससे सॉल्व हो जाएगा। तो अंडर रूट की ट्रिक है अब ये। अब इसके बाद प्रतिशत के बारे में बात कर लेते हैं। प्रतिशत के बारे में थोड़ा बहुत समझ लिया जाए। प्रतिशत पहले भी सबने पढ़ा हुआ है। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। सीधे सीधे ध्यान रखना, 100वें हिस्से में उसका कितना हिस्सा है ये देखा जाता है, उसको परसेंटेज में बदल के। अब जैसे सीधे सीधे देखते हैं, जैसे 25% लिखा हो तो 25/100 1/4। तो इस तरीके से कोई भी प्रतिशत को सॉल्व किया जा सकता है। अब इसका एक फार्मूला लिख लेंगे, घटती या बढ़ती प्रतिशतता का मान। प्रतिशत में कोई चीज़ घट रही है या बढ़ रही है, उसको कैसे ज्ञात करेंगे। कभी कभी आयतन पे या क्षेत्रफल पे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, मान में कमी हो या बढ़त हो उसको ऊपर लिखेंगे, मान में कमी या बढ़त उसको ऊपर लिखेंगे। लेकिन नीचे हम जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो प्रारंभिक मान के सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो जो पहले जो वैल्यू थी प्रारंभिक मान उसको हम लोग नीचे लिखेंगे और इंटू कर देंगे 100 का। तो मान में कमी या बढ़त जो हो रही है प्रारंभिक मान इंटू 100, वो चाहे क्षेत्रफल हो आयतन हो उसके लिए निकल आएगा। सेकेंड वाले में जैसे कोई दूसरा दे दिया जाए कि आय वाला एक क्वेश्चन एक तक पूछ दिया जाता है, ए की आय और बी की आय कितने प्रतिशत कम है ज़्यादा है इससे,
इसमें लिख लीजिए यदि ए की आय बी की आय से x% ज़्यादा है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो इसका आंसर ये है, यदि फिर से लिख लें, यदि ए की आय बी की आय से x% ज़्यादा है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो उसका आंसर ये हो जाएगा x/100 + x, ये लिख के इंटू 100 कर देंगे। जो भी आंसर सॉल्व होके आएगा वो प्रतिशत में आ जाएगी। बाकी जो हमने बोल दिया उसको उतार लिया करो कापी, क्योंकि इसमें ए की आय बी की आय से x% ज़्यादा थी तो बी की आय ए की आय से कितनी कम होगी, ये लिख देंगे। उल्टा पूछ दिया जाए तो इधर माइनस लगा देंगे। अब कभी कभी जनसंख्या वाला क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, यदि जनसंख्या r% प्रतिवर्ष बढ़ रही है, लिख लीजिए यदि जनसंख्या r%, स्मॉल r कैपिटल R कुछ भी बना दो, r% प्रतिवर्ष बढ़ रही है तो n वर्ष बाद जनसंख्या, n वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी, n वर्ष बाद जनसंख्या जो है प्रारंभिक जनसंख्या लिख के ब्रैकेट में 1 प्लस जो बढ़ रही है रेट लिख के r/100 जितने साल है यहाँ लगा दी, चक्रवृद्धि ब्याज की तरह फार्मूला हो गया। अगर उल्टा पूछा जाए, n वर्ष पहले जनसंख्या पूछा जाएगा, n वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। n वर्ष पहले जनसंख्या पूछ दी जाए, बढ़ रही है रेट मतलब बढ़ रहा है, ये रेट कम नहीं हो रहा है, रेट तो बढ़ ही रहा है, लेकिन उसमें पहले पूछ दिया है n वर्ष पहले जनसंख्या। पहले अगर पूछा जाए तो p तो लिखा ही, जो मल्टीप्लाई में लिखा था उसको नीचे डिवाइड में लिख देंगे, 1 + r/100 लिख के उसकी पावर n। r रेट है, n टाइम है कितने वर्ष, और p प्रारंभिक मानता है। और जनसंख्या में यदि रेट में कमी हो रही हो तो r की जगह +r जहाँ उधर -r लिख देंगे। अगर उसकी दर बढ़ रही है तो प्लस का साइन लगाना, और दर कम हो रही तो उधर माइनस का साइन लगाना है। जैसे जनसंख्या वाला या कोई मशीन है या कोई सामान है उसके मूल्य में कम या वृद्धि हो रही तो उससे हम निकाल सकते हैं। अब इसके बाद एक अच्छा ट्रिक है, ये किसी वस्तु से संबंधित है, तो कभी कभी वस्तु के दाम बढ़ने या घटने पर भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ज़रा इसको ध्यान से लिख देंगे। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है वैसे, लेकिन यदि किसी वस्तु के दाम x% बढ़ रहे हैं, ठीक है, वस्तु के दाम x% बढ़ रहे हैं तो खर्च समान रखने के लिए, मतलब तुम्हें ज़्यादा खर्च ना करना पड़े, खर्च समान रखने के लिए उसकी मांग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, उसकी मांग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो उसका आंसर ये है, वही जो पहले लिखा था, ए और बी की आय जैसा है ये x/100 + x इंटू 100, और जो भी आंसर आएगा वो प्रतिशत में आ जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल ए और बी की आय वाला जो ऊपर बोला था उसी तरीके से है कि कोई वस्तु है उसका दाम x% बढ़ रहा है तो खर्च समान होना चाहिए, खर्च ज़्यादा ना हो। तो खर्च समान तभी हो सकता है जब उसकी मांग में कमी करें, तो उस वस्तु की मांग में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, x/100 + x इंटू 100%। ये नोट कर लें। इसका एक क्वेश्चन भी लगा सकते हैं, क्वेश्चन बोले दे रहे हैं, अपने मन से सॉल्व कर लीजिए। यदि चीनी के दाम, अपने मन से बना के बोले दे रहे हैं, इसको सॉल्व कर लें। यदि चीनी के दाम 10% बढ़ रहे हैं तो किसी परिवार को इसका उपयोग कितना कम कर देना चाहिए। भाई चीनी के दाम बढ़ गए तो उपयोग कम करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसका उपयोग कितना कम कर दें। चीनी के दाम 10% बढ़ रहे हैं तो इसका उपयोग कितना कम कर देना चाहिए ताकि उसके बजट पर कोई प्रभाव न पड़े। तो इसमें कुछ नहीं करना, चीनी के दाम 10% बढ़ रहे हैं, सीधे x की जगह 10 लिख देना, बस प्रतिशत में आंसर आ जाएगा। अब यदि वस्तु के दाम में वृद्धि ना हो कि कमी हो रही थी, यहाँ प्लस की है माइनस लगा दें, उल्टा कर दें। ये तो इसका काम हो गया। अनुपात समानुपात निकालना सबको आता ही है, वैसे छोटे क्लासों में पढ़ा हुआ है, पहली संख्या दूसरी संख्या। और इसके बाद कभी कभी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, विभाजन कर दिया जाता है कुछ संख्याओं का। इसमें एक क्वेश्चन जैसे लिख सकते हैं, यदि एक राशि, लिखिए, यदि एक राशि r a तथा b में m/n के अनुपात में विभाजित की गई है। एक राशि है r, इसको बांटा गया a और b में m/n के अनुपात में विभाजित की गई है, तो a का भाग कितना होगा।
ए का भाग, ए का भाग निकालने के लिए एक हिस्से में एम अपॉन टोटल अनुपात जोड़ के एम प्लस एन, और टोटल जो रुपए जिसको ए और बी में बांटा गया वो आर से गुणा कर देंगे। और जैसे बी का भाग निकालना हो तो बी का भाग कैसे निकाला जाएगा, बी का भाग निकालने के लिए बी के सामने इधर एन लिखा था, एन अपॉन टोटल अनुपात एम प्लस एन इंटू जितने रुपए थे उससे गुणा कर देंगे, ए और बी का भाग निकल आएगा। तो ये इससे डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही 3 संख्याओं में कर सकते हैं, ए बी और सी दिया हो, जैसे हम करें सी दिया हो, इसका कोई भाग और दिया हो तो उसको लिख के टोटल तीनों को जोड़ के इंटू आर कर देंगे। जैसे 2 संख्याओं के लिए लगाया है उसी तरीके से हम तीनों संख्याओं के लिए लगा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, जैसे कोई रुपए बांटे जा रहे हैं तो उसको इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ये तो मतलब बंटवारे वाला है क्वेश्चन हो गया, उसका ए का हिस्सा बी का हिस्सा निकालना। अब एक ये क्वेश्चन और लिख लीजिए, एक जैसे ट्रिक है इसका 6 नंबर लिखें। यदि किसी बक्से में एक्स रुपये, वाई रुपये और जेड रुपये के नोट, कोई बक्सा है इसमें एक्स रुपये, वाई रुपये और जेड रुपये के नोट हैं, और नोट किस अनुपात में है, एम अनुपात एन अनुपात आर, एम एन और आर के अनुपात में एक्स रुपये, वाई रुपये, जेड रुपये के नोट हैं, 5, 10, 15 जो भी रुपए हों एक्स वाई जेड की जगह, उनका अनुपात एम एन और आर दिया हुआ है, और नोटों का कुल मूल आर है। जितने नोट हैं सबको जोड़े जाएं अगर, कुल मूल उसका वो आर है। बिल्कुल इसी तरीके है। तो एक्स रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक्स जगह 2, 3 कोई भी रुपया हो सकता है, तो एक्स रुपए के नोटों की संख्या, एक्स रुपए के नोटों की संख्या बराबर, एक्स रुपए वाले का अनुपात एम था, और नीचे जो लिखा जाएगा एम एक्स, टोटल लिखना है ना कितने रुपए, एम एक्स फिर एन वाई, जब गुणा करेंगे तभी तो वो टोटल आएगा, आर जेड। तो ये मतलब नीचे आ गए और कुल मूल्य था आर, तो इसका गुणा कर दिया जाए। इसी तरीके से हम वाई रुपए के नोटों की संख्या निकाल सकते हैं, एन ऊपर लिख के नीचे यही लिख देंगे, इंटू आर रख देंगे। और जेड रुपए के नोटों की संख्या निकाल सकते हैं, कैसे, आर ऊपर लिख देंगे और ये टोटल ऐसे ही है। मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होना, बस ऊपर बदलते जाना है। एक जगह एम लिखना है, एक जगह एन लिखना है, एक जगह आर लिखना है, तो एक्स और वाई और जेड रुपए के नोटों की संख्या इसी तरीके से निकल आएगी। यही उसी तरीके क्वेश्चन है बंटवारे वाला, जैसे ए और बी के लिए बताया था। इस टाइप से छोटे छोटे कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। वैसे औसत के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा बेसिक है, लेकिन जिसने समझ लिया है, छोटे एंट्रेंसों में जो क्वेश्चन आता है वो आराम से लगा सकते हैं। औसत होता है सभी पदों का योग या सभी राशियों का योग अपॉन राशियों की कुल संख्या। लिख लें, सभी राशियों का योग अपॉन राशियों की कुल संख्या, ये औसत होता है। औसत के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले संख्याओं वालों में है, वो हम बताए दे रहे हैं। वो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, आप लोग डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, सही रहेगा उसके लिए। तो अभी बोल रहे हैं, उसको नोट करते जाओ। सबसे पहले लिखें प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत। प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर, उनका औसत ये होता है n+1/2। और दूसरे नंबर पे लिखें प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। अगर वर्ग कर दिया जाए तब औसत कितना हो जाएगा, तब ये हो जाएगा n+1 और ब्रैकेट में 2n+1/6, n+1 2n+1/6। तीसरे नंबर पे लिखें, कॉपी में लिखते जाएं जो बोल रहे हैं। ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत है और ये वर्गों का है। वर्गों का करने में n+1 के आगे 2n+1/6 होना आ गया। अगर घनों का औसत पूछा जाए, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्यूब कर दिया जाए तो n+1 का होल स्क्वायर, n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। इसके बाद प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का औसत। प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का औसत ये उसका होता है n+1, लिखते जाएंगे। इसके बाद प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत। प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत वो केवल n हो जाएगा। अगर n प्राकृतिक विषम संख्या है उनका औसत निकालेंगे केवल n हो जाएगा। अब लिखें
दूसरा कोई बता दें फार्मूला। अब ये तो ठीक है, हाँ चलो अब आगे आ जाओ भाई। 5 ही ठीक है इसमें, बाकी तो फार्मूले से निकाल सकते हैं, कोई ऐसा नया नहीं है। एक इम्पोर्टेंट ट्रिक इसकी नोट कर लेंगे। ट्रिक में ये है, यदि प्रश्न में पदों का अंतर समान हो, औसत जिनका निकालना हो उनमें पदों का जो डिफरेंस है वो समान हो, तो औसत कैसे निकलता है? फिर हम औसत डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? उच्च मान और निम्न मान अपॉन 2। उच्च मान और निम्न मान को जोड़ के अपॉन 2 कर देंगे, इससे औसत निकल आएगा। यदि जो पद दिए हैं उनका आपस में घटाने पे अंतर समान आ रहा हो, तो औसत निकालने के लिए जो सबसे अधिकतम मान है और सबसे न्यूनतम मान है, दोनों को जोड़ के अपॉन में 2 कर देंगे, तो इससे आ जाएगी। जैसे 14 है, 16 है, 18 है, 20 है, 22 है, इसमें देख रहे हैं अंतर समान है। सबसे अधिकतम मान 22 था, न्यूनतम मान 14 था, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, औसत आ जाएगा। इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। बाकी औसत का वही फार्मूला यूज करना है, कुल पदों का योग अपॉन कुल पदों की संख्या। और अधिकतर सवालों में औसत दिया होता है और राशियों की कुल संख्या दी होती है, तो सबसे पहले हमें योग निकालना होता है, और फिर आगे वो बोलेगा तो फिर हम योग निकालेंगे, और दोनों योगों में डिफरेंस कर देते हैं। उससे कोई संख्या कम या ज़्यादा जोड़ घटा दी गई तो उसका मान कितना है वो निकल आता है। तो औसत का वही फार्मूला यूज करना है, सभी राशियों का योग अपॉन राशियों की कुल संख्या बराबर औसत। इसी फार्मूले का लगातार 2 बार या 3 बार यूज किया जा सकता है, तो उससे कोई भी क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएगा। अब लाभ हानि वाला टॉपिक वो टेट वाला पहले ही बताया जा चुका है, उसका फार्मूला भी बता दिया था। तो लाभ हानि में तो ऐसा कुछ है नहीं है, प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि में वो फार्मूला हमने टेट वाले जो वीडियो बना दिया तो उसमें डाल दिया है। अब और कौन सा बता दें आशीष? अच्छा, उसके फार्मूला पूछ रहे हो, चलो नोट कर लो उसको। लाभ हानि को भाई नोट कर लो, थोड़ा सा आखिरी है ये थोड़ा। कुछ ट्रिक है लाभ हानि के लिए डायरेक्ट, वैसे वो बेसिक फार्मूला तो हमने बता ही दिया था। लाभ हानि के लिए नोट कर लो, लिखो, जब दो क्रमानुसार x% लाभ तथा y% लाभ हो, क्रमानुसार लाभ है, क्रम से लाभ हो रहा है, एक बार x% हो रहा है, एक बार y% हो रहा है, तब परिणामी लाभ कितना होगा? परिणामी मतलब रिजल्टेंट, परिणामी लाभ प्रतिशत, तब ये हो जाएगा परिणामी लाभ प्रतिशत। ये तुम्हारा हो जाएगा x + y + x × y अपॉन 100 इतने प्रतिशत। दूसरा भाई नोट करो, जब लाभ x% तथा हानि y% हो, किसी वस्तु बेचने में लाभ x% हो रहा है, उसके बाद उसकी हानि हमें y% हो रही है, तब परिणामी प्रतिशत क्या होगा? परिणामी प्रतिशत, तब इसका परिणामी जो हो जाएगा x - y और माइनस एक्स वाई अपॉन, हानि हो गई तो माइनस लग जाएगा, x - y - x y अपॉन 100%। अब इसके बाद एक थोड़ा सा ट्रिक और नोट कर लेते हैं, तीसरा नंबर। इसमें यह है, यदि n वस्तुओं का क्रय मूल्य, n वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है? m वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। n वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो m वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर दिया हुआ है, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? इसको निकालने के लिए n - m अपॉन m करके इंटू 100 कर देंगे, तो ये प्रतिशत में आ जाएगा। यहाँ पे जो n है यदि ज़्यादा हो किससे? m से, तब ये फार्मूला लगाएंगे। और प्रतिशत जो हानि अगर निकालनी हो तो हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाएगा? इसमें m - n कर देंगे, लेकिन नीचे m ही लिखा रहेगा, नीचे दोनों में m ही लिखना है।
इंटू 100 करके परसेंट आ जाएगा। ठीक, इस केस में m माइनस एन किया गया, मतलब m किससे ज़्यादा होना चाहिए, n से। बस इसमें ये ध्यान देना है कि n ज़्यादा है कि m ज़्यादा है। अगर n ज़्यादा है तो ये फार्मूला लगा देंगे, m ज़्यादा है तो ये फार्मूला लगा देंगे। n ज़्यादा है तो प्रतिशत लाभ होगा, m ज़्यादा है तो प्रतिशत हानि होगी। ये ठीक है, इसमें पहले लाभ हो रहा है बाद में हानि हो रही, इसमें दोनों में लाभ हो रहा है क्रम से। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं लाभ हानि के। अब साधारण ब्याज का फार्मूला सबको पता ही होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। बाकी चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के फार्मूले तो लर्न है, कुछ और इसकी ट्रिक है तो वो बात दूसरे टॉपिक पे बता दी जाएंगी। इसको इतना आसान नोट कर लो, इसके छोटे छोटे क्वेश्चन तुम लोग ज़रा लगा लिया करो हैं। जो डायरेक्ट फार्मूले से लगे हैं वो तो लगा ही लियो, कुछ ये डायरेक्ट इस टाइप से ट्रिक से लगे हुए हैं तो इनको डायरेक्ट लर्न रखा करो। ज़्यादा ट्रिक नहीं याद रखनी, नहीं तो पेपर में ही सोचते रहो कौन सी ट्रिक लगे। तुम्हें बेसिक पता होना चाहिए कैसे पूछा गया, क्या करना है। 8-10 फार्मूले अपना याद कर लियो, इससे थोड़ा आसानी बनी रहती है, बस ये है। अब मूलधन मिश्रधन वाले फार्मूले तो चलो याद हैं, उसको ही बता